पिछले क्लास में जो हम बात किए थे वो गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन किन किन कारणों से होता है, यानी वेरिएशन ऑफ जी इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन किन किन कारणों से होता है उसके बारे में हम चर्चा किए थे। तो आपको हम थोड़ा सा पीछे का बात मेंशन कर दें कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो गुरुत्वीय त्वरण आया था, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और इसकी त्रिज्या कैपिटल R माने, तो पृथ्वी के जो पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण आया था ये gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। लेकिन पृथ्वी के पृष्ठ से यानी पृथ्वी के सरफेस से अगर हम h हाइट पर अगर गए थे तो h हाइट पर जो गुरुत्वीय त्वरण g डैश आया था, ये g डैश कितना, तो g डैश इक्वल टू आए थे gm डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, या इसी को हम दूसरे लहजे में लिखें तो g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस h बट्टे r इस पे पावर -2 h बट्टे r, ये -2h बट्टे r कुछ इस तरीके का आया था। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना हो तो यहाँ से होता है अप्रॉक्सीमेशन, स्मॉल हाइट के लिए कैलकुलेशन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो g डैश इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r प्लस h का स्क्वायर। r क्या, पृथ्वी की त्रिज्या, h क्या, तो पृथ्वी के पृष्ठ से जितने हाइट पे आप गए थे। अच्छा, एक बताए थे पृथ्वी के का गुरुत्वीय त्वरण d गहराई में, तो d गहराई में जो ये g डैश आया था g इंटू 1 माइनस d अपॉन r, ये d डेप्थ में था और ये पृथ्वी की त्रिज्या r थी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी ये कितनी हो गई थी, r माइनस d। तो टोटल गुरुत्वीय त्वरण g डैश इक्वल टू क्या हो गया था, ये 0। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र पे जाने के लिए गहराई कितनी होनी चाहिए, त्रिज्या के बराबर। गहराई त्रिज्या के बराबर होगा तो r बट्टे r 1 माइनस 1 0, तो ये गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, 0। तो ये सब बात हम कर चुके थे। मतलब हाइट पर, पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई पे जाने पे भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता, पृथ्वी के नीचे गहराई में जाने पे भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता। या एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना हो तो यहाँ से करेंगे, अगर हाइट थोड़ा सा स्मॉल हो तो उसको अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है। तो g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो कई बार इन दोनों के संबंध से कई बार पूछ देगा कि 3200 किलोमीटर के हाइट पर जितना गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी की गहराई में कितनी गहराई में जाने पर उतना ही गुरुत्वीय त्वरण होगा। या पृथ्वी की गहराई में अगर h हाइट पे या d गहराई में जितना गुरुत्वीय त्वरण है उतनी ही कितनी ऊंचाई पर उतना ही गुरुत्वीय त्वरण कितनी ऊंचाई पर जाने पर होगा। तो इन दोनों के बीच का हम संबंध भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम जो वेरिएशन ऑफ जी करते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तीसरा केस हम बताएंगे। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण, घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन कितना होगा। तो इसके लिए जो हम कैलकुलेट करेंगे तो होता क्या है कि अभी तक जो हम पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाए थे, गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ एट्रैक्टिव फोर्स है, उसमें हम रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा, सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, उसको कंसीडर नहीं किए थे। लेकिन आप लोग अगर ब्रेक डांस वाले झूला पर चढ़े होंगे तो उसके लास्ट कॉर्नर पे अगर कोई खड़ा व्यक्ति है, अगर रोटेशन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से होने लगे, यानी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी के साथ जब झूला मूव करने लगता है तो उस पर खड़े व्यक्ति को बाहर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो उस फोर्स की वजह से कुछ न कुछ कमी आएगा। जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, इस एक्सिस के चारों ओर ये रोटेशन हो रहा है, पृथ्वी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और ये मान लेते हैं कि एक विषुवत रेखा, कौन सा रेखा है, ये एक विषुवत रेखा है जिसको इक्वेटर भी आप कह सकते हैं। अच्छा, मानते हैं कि एक m मास का एक बॉडी है जो इस पोजीशन पे है, जो इक्वेटर के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इक्वेटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा होगा।
ये पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है यार, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से भी ये लाइन ड्रॉ करो। अच्छा, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो यहाँ एक वृत्ताकार पाथ जैसा महसूस होगा। तो ये जो इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या हम r मान सकते हैं। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, एकांतर कोण की वजह से ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अच्छा, इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ये रोटेशन हो रहा, तो रोटेशन ये अपने इस r पाथ के त्रिज्या पर, r त्रिज्या के पाथ पे ये रोटेट करेगा, तो इससे सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। क्योंकि जब भी कभी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर मूव करता है तो केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल कहते हैं। ये कितना लगेगा, तो mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो m मास का एक ऑब्जेक्ट है, इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा कितना, तो F, गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा F। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट अगर इस दिशा में देखना चाहे तो कितना होगा, इस दिशा में देखना चाहेंगे कितना, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो इसका कंपोनेंट अगर इस दिशा में देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, कुछ इस तरीके का। तो अभी इससे पहले क्या होता था, जब रोटेशन कंसीडर नहीं करते थे तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट को अपने केंद्र की ओर खींचता था। अभी क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो खींचेगा, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कुछ कंपोनेंट इसको विपरीत दिशा में फोर्स लगा दिया, तो फोर्स में कुछ न कुछ कमी होगी। तो हम जो अब भार मानेंगे W डैश इक्वल टू कितना, तो ये mg, पहले अगर रोटेशन नहीं था तो कितना गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगा था mg, और ये बाहर तरफ कंपोनेंट कितना, तो mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये W डैश, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको mg डैश लिख सकते हैं, चूँकि गुरुत्व त्वरण में तो परिवर्तन आता नहीं है, तो mg डैश, गुरुत्व त्वरण में ही परिवर्तन आता, मास में तो कोई परिवर्तन आता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा W डैश यानी आभासी भार बराबर mg डैश, m में कोई परिवर्तन नहीं है, तो m इंटू ये g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो g डैश इक्वल टू ये g इंटू r माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो अब देखो, जैसे ही ये मास थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो थीटा भी बदलेगा, और ऊपर नीचे जाने के बाद ये स्मॉल r का भी वैल्यू बदलेगा। तो हम कॉस थीटा का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस, तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी r है, तो ये भी दूरी क्या आ जाएगा r आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा r, तो स्मॉल r इक्वल टू r कॉस थीटा। अच्छा, स्मॉल r को कैपिटल R के टर्म में बदलने से फायदा क्या हुआ, चूँकि ये जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जा रहा था तो थीटा भी बदल रहा था, उसके थीटा के बदलने से स्मॉल r का भी वैल्यू चेंज हो गया। अब स्मॉल r को कैपिटल R में बदलिए, पृथ्वी की त्रिज्या कभी नहीं बदलेगी, केवल एक वेरिएबल हो गया। अभी क्या था, थीटा भी बदल रहा था, r भी बदल रहा था, तो r भी बदल रहा था, थीटा भी बदल रहा था, लेकिन इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दिए तो अब सिर्फ एक वेरिएबल आया, क्या, थीटा। तो ये r, ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा g डैश इक्वल टू g इंटू r ओमेगा स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा, जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी में यदि इक्वेटर पे चले जाए, एट इक्वेटर की बात करें यानी विषुवत रेखा पर, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो थीटा का वैल्यू 0 होगा, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो आर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये जी डैश हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण एट इक्वेटर। अगर एट पोल की बात करें, एट पोल की बात करें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90, तो जी डैश इक्वल टू कितना जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, जी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा जी। यानी पोल पर गुरुत्व त्वरण अधिक होगा, लेकिन पोल से जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आएंगे गुरुत्व त्वरण का मान घटेगा। ये बात आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। एट इक्वेटर ये आर माइनस ओमेगा स्क्वायर ये कम होगा। अच्छा, कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि रोटेशन, पृथ्वी का जो ये रोटेशन है कितना गुना बढ़ा दिया जाए
जो गुरुत्व त्वरण शून्य हो जाए। तो यहाँ जी डैश का वैल्यू शून्य कर देंगे। तो जी डैश का वैल्यू शून्य करने के लिए जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कितना गुना पृथ्वी का रोटेशन बढ़ा दिया जाए जो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जी डैश का वैल्यू आप जीरो करेंगे और जीरो करने के बाद जो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा तो वही क्या होगा, वही आपका रोटेशन हो जाएगा, नया रोटेशन। अभी का रोटेशन क्या, तो 24 आवर में एक चक्कर लगाता है। तो बाद में कितने टाइम में ये एक रोटेशन लगाएगा ये आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। कितना और ओमेगा का वैल्यू कितना कर दें जो जी डैश का मान जीरो हो जाएगा, मतलब तो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो चलिए ये था रोटेशन की वजह से गुरुत्व त्वरण में परिवर्तन। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, एक व्यक्ति इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर उसकी गुरुत्व त्वरण में क्या परिवर्तन होगा। तो ऑब्वियस है इक्वेटर पर गुरुत्व त्वरण का मान कम है, जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ज़्यादा कहाँ होगा, पोल पे, और कम कहाँ होगा, तो इक्वेटर पे, रोटेशन की वजह से। ऐसे भी पृथ्वी को हम पढ़ते हैं कि लगभग गोल है, लेकिन ये एक्यूरेट गोल है नहीं, ये लगभग गोल है। ये एक्चुअल में नारंगी के समान चपटा होता है। तो कई बार अगर पूछे कि बताओ पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कहाँ ज़्यादा है या कहाँ कम है, तो आप लोग यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं। ये पृथ्वी का लगभग चपटा आकार होता है, तो पोल पे रेडियस कम होगा और इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होगा। ये इक्वेटर, तो G इक्वल टू क्या होता है, GM अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको G एट पोल चाहिए तो GM बटे आर एट P का स्क्वायर, पोल का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर चाहिए तो GM डिवाइडेड बाय आर एट इक्वेटर का स्क्वायर। तो रेडियस एट इक्वेटर क्या होगा, रेडियस एट इक्वेटर ग्रेटर देन रेडियस एट पोल, रेडियस एट इक्वेटर ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा है और पोल पर रेडियस कम, तो जहाँ रेडियस कम है वहाँ गुरुत्व त्वरण ज़्यादा, और जहाँ रेडियस ज़्यादा वहाँ गुरुत्व त्वरण क्या आएगा, ऐसे भी कम आएगा। बिना रोटेशन का भी आप देख सकते हैं। जिसमें पूछेगा बताओ गुरुत्व त्वरण कहाँ ज़्यादा, तो ऑब्वियस से पोल पे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस कम है, मतलब गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ेगा। जहाँ रेडियस ज़्यादा है वहाँ गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये था वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, और किन किन कारणों से गुरुत्व त्वरण में परिवर्तन होता है नहीं होता है वो भी हम बता दिए। अब कई बार पूछेगा कितनी गहराई में जाने पर पृथ्वी के h हाइट के बराबर गुरुत्व त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो देखेंगे हाइट की वजह से जो गुरुत्व त्वरण आता था G इंटू 1 - 2h अपॉन r। अच्छा, इसको मान लो इक्वेशन 1। हाइट पे जाने के साथ गुरुत्व त्वरण में जो परिवर्तन होता था इतना। अगर गहराई की बात करें तो गहराई में जो जाने पे गुरुत्व त्वरण परिवर्तन आता था G डैश इक्वल टू 1 - d अपॉन r। बोलेगा कितनी ऊंचाई, या बोल देगा 5000 मीटर के हाइट पे जाने पे जो गुरुत्व त्वरण होता है उतना ही गुरुत्व त्वरण कितनी गहराई पे जाने पे होगा। तो यहाँ से आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। जी डैश का मान दोनों जगह क्या हो जाएगा, गहराई में जाने पे जितना गुरुत्व त्वरण होगा उतना ही ऊंचाई पे जाने पे गुरुत्व त्वरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो G इंटू 1 - 2h अपॉन r इक्वल टू G इंटू 1 - d अपॉन r। तो G से G क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये 1 - 2h अपॉन r इक्वल टू 1 - d अपॉन r। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड कर लो तो d बटे r इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2h अपॉन r। तो r से r कैंसिल, तो d इक्वल टू 2h या h इक्वल टू कितना हो जाएगा d/2। मतलब अगर 100 मीटर की गहराई में जाने पर जितना गुरुत्व त्वरण होगा उतने ही गुरुत्व त्वरण के लिए आपको 200 मीटर के हाइट पे जाना पड़ेगा। या मान लीजिए 400 मीटर के गहराई में जाने पर जितना गुरुत्व त्वरण होगा उतना ही गुरुत्व त्वरण आपको 400 मीटर की गहराई में जितना गुरुत्व त्वरण होगा, हाँ, d बराबर 2h, तो वो 200 मीटर के हाइट पे ही उतना गुरुत्व त्वरण होगा। तो चूँकि ये हाइट
दोगुना होता, मतलब जितना डी गहराई में 100 मीटर की हाइट डेप्थ में जो गुरुत्व त्वरण होगा उतना ही दोगुने हाइट पे जाने पे गुरुत्व त्वरण होता है। चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, अगले दिन हम बात करेंगे इससे आगे का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम बताएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में हम बात करें, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव क्या होता है, और एक होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई भी दूसरा वस्तु अगर प्रवेश करता तो उस पर गुरुत्वीय बल यानी आकर्षण बल लगता है, जिसको हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। और गुरुत्वीय विभव क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एकांक द्रव्यमान के वस्तु को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। हमने क्या कहा, एकांक द्रव्यमान के वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। हम गुरुत्वीय विभव के का कैलकुलेशन भी थोड़ा सा हम कर दें, नहीं तो अगले दिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो गुरुत्वीय विभव क्या बोले, अनंत से इकाई द्रव्यमान के वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर का एक क्षेत्र, पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र है, तो 1 kg का एक वस्तु है जो अनंत पर है और यहाँ ला रहे हैं, तो 1 kg का वस्तु है, इसको हम जैसे ही अंदर लाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x, तो इसको अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx। जैसे मान लें इस बिंदु P बिंदु पर ला के छोड़ेंगे तो P बिंदु का जो केंद्र से दूरी होगा ये मान लेते हैं r, तो क्या बोले dw इक्वल क्या हो जाएगा, f dx cos थीटा। तो थीटा यहाँ कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि एट्रैक्शन भी अंदर है और वस्तु को हम खींच के भी अंदर की तरफ लाएंगे, तो थीटा 0, तो dw इक्वल टू हो जाएगा f इंटू dx cos 0, तो cos 0 का वैल्यू 1, f कितना, तो पृथ्वी के द्रव्यमान को हम कैपिटल M मान लेते हैं, तो g m1 इंटू m2, तो m2 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो gm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये दोनों ओर समाकलित करने पर, दोनों ओर समाकलित करने पर, जैसे ही समाकलित करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर आ जाता, gm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको कहाँ से कहाँ तक लाएंगे, तो अनंत से खींच के लाएंगे, किस बिंदु तक लाएंगे, जिस बिंदु तक लाएंगे उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो gm बाहर आ जाएगा, ये बचेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अनंत से लेके r दूरी तक लाएंगे, तो gn ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखेंगे तो ये 1/x, ये इन्फिनिटी टू r, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस gm ये 1/x, ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी टू r, x के जगह अपर लिमिट और माइनस उसी x के जगह लोअर लिमिट, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो जो किया गया कार्य है उसी को हम लोग विभव कहते हैं, तो माइनस gm अपॉन r, ये क्या, तो गुरुत्वीय विभव है। इसी तरीके का एक टर्म आता गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो क्या होता है, यहाँ एकांक धनावेश को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाते थे, वहाँ क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाते थे, मतलब वहाँ इकाई द्रव्यमान के बदले किसी भी द्रव्यमान की वस्तु स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को लाएंगे, तो वहाँ किया गया कार्य v के बदले क्या आएगा, u आएगा। तो कुछ नहीं, यहाँ जो इकाई द्रव्यमान का वस्तु था वहाँ m द्रव्यमान का वस्तु आएगा, जिसकी वजह से gmm/r हो जाएगा। याद रखेंगे, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। अगर किसी भी द्रव्यमान, जनरली m द्रव्यमान, स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को लाएंगे तो स्मॉल m सब में मल्टीप्लाई होता चला आएगा, तो स्मॉल m, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस gmm/r, तो ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। एकांक द्रव्यमान की वस्तु को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता। किसी भी द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में क्या कहलाता है, किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता। अगर दोनों के बीच संबंध देखना चाहें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते थे, v
तो V इंटू एम, यानी गुरुत्वीय विभव में केवल वस्तु के द्रव्यमान से गुना कर दिए तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आ गया, या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय विभव के को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों का जो अनुपात है वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, धन्यवाद। इससे आगे का काम हम अगले वीडियो में करेंगे।